हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम भारत के संवैधानिक इतिहास का अध्ययन कर चुके थे। हम संविधान सभा का गठन का जो है अध्ययन कर चुके थे। हमने प्रस्तावना का जो है अध्ययन कर लिया। अब हम करेंगे संघ और इसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? संघ और इसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। किसका? संघ और इसके राज्य क्षेत्र का। तो देखिए संघ और राज्य क्षेत्र भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 के बीच आता है। कहाँ आता है? भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 के बीच। ठीक है। अब हम संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन 1 से 4 तक है, आप ये समझ चुके हैं। अब इसमें हम बारी बारी से इन चारों अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अब देखिए राज्यों का संघ का अर्थ क्या है। यहां पे कहता क्या है? भारत अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पहला अनुच्छेद क्या होता है? राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इसका अर्थ समझिए। अब इसका अर्थ क्या है? क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसका जो अर्थ है वह इसके 2-3 शब्दों में छुपा हुआ है। तो कौन कौन सा शब्द? सबसे पहले भारत अर्थात इंडिया, यानी भारतीय संविधान ने, संविधान निर्माताओं ने दो नामों को स्वीकृति दी। यानी संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू संविधान, यानी संविधान के अनुसार भारत के दो नाम हैं। संविधान के अनुसार भारत के कितने नाम हैं? तो संविधान के अनुसार भारत के दो नाम हैं। भारत के दो नाम हैं। ठीक है। कौन कौन सा? आप देख रहे हैं कि इस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है कि भारत तथा इंडिया। कौन कौन सा? भारत तथा इंडिया। तो संविधान के अनुसार दो नाम हैं, भारत और इंडिया। ठीक है। अब जो है दूसरा पॉइंट कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे राज्यों का संघ का क्या तात्पर्य है ये हमें जानना है। ठीक है। क्या जानना है? राज्यों का संघ का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे राज्यों के संघ से संबंधित आप ये शब्द जान लीजिए कि ये यूनियन और फेडरेशन संविधान सभा में, फेडरेशन संविधान सभा में इन दो शब्दों पे बातचीत हुई कि आखिर किसे अपनाया जाए, भारत को जो है यूनियन कहा जाए या फेडरेशन कहा जाए। ठीक है। तो इसमें जो है यूनियन शब्द को जो है अब स्वीकृति दी गई। अब और इसमें जो है सबसे प्रमुख जो योगदान रहा, इसे यूनियन शब्द, मतलब यूनियन शब्द के इस्तेमाल पर जोर देने का जो सबसे अधिक प्रयास किया वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मतलब आप कह सकते हैं जो भारत राज्यों का एक यूनियन है, तो इसके पक्ष में सबसे अधिक पक्षधर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब क्यों, इसका अर्थ समझिए। इसके पीछे तर्क दिया गया। फेडरेशन जो है, फेडरेशन का अर्थ होता है राज्य तथा संघ के बीच समझौता। फेडरेशन का क्या अर्थ होता है? आप इस शब्द को समझिए। फेडरेशन का अर्थ है कि राज्य तथा संघ के बीच समझौता, राज्य तथा संघ के बीच समझौता। अब जाहिर सी बात है कि अगर समझौता है तो वो टूट सकता है। संघ के बीच समझौता मतलब समझौते अगर जो है होते हैं तो वो टूटते भी हैं।
यानी कहने का अर्थ, अगर भारत एक, माफ कीजिएगा, अगर फेडरेशन है, राज्य और संघ के बीच समझौता हुआ है, तो भविष्य में वो समझौता टूट सकती है। यानी राज्य जो है वो संघ से अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सुझाव था कि इसे फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन कहा जाए। क्या कहा जाए? यूनियन। यूनियन का अर्थ संघ, ये भी संघ ही है, लेकिन इसमें क्या है कि यह राज्य, यूनियन जो है, यह राज्य और संघ के बीच समझौता नहीं है। यह राज्य एवं संघ के बीच समझौता नहीं है। संघ के बीच समझौता नहीं, समझौता नहीं है। ठीक है, तो क्या है? यह राज्य और संघ के बीच समझौता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि भारत, अगर हम इस हिसाब से भारत को डिफाइन करें, अगर इस हिसाब से हम भारत को डिफाइन करें, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। अब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का क्या अर्थ है? ये इसका जो है एक सटीक डिफिनेशन मिलता है। ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब इसका अर्थ क्या है? अविनाशी संघ का अर्थ है कि भारत जो राष्ट्र है उसका कभी भी नाश नहीं होगा, लेकिन राज्यों का जो है वह, उसका नाम परिवर्तन हो सकता है, उसकी सीमा में बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राज्य के लिए ये सब चीज हो सकता है, लेकिन वो रहेगा संघ का ही हिस्सा। वो कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने जो है समझौता किया था और मैं इसके आधार पे जो है भारत से अलग रहना चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं बोल सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पे मैंने आपको इस लाइन में दो शब्दों को जो है स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया कि भारत अर्थात इंडिया का क्या अर्थ है और राज्यों का संघ का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका जो है उद्भव किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रिटिश कालीन भारत की, तो ब्रिटिश कालीन भारत में पूरा भारत 3 हिस्सों में बटा था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से 3 हिस्सों में बटा था। कौन कौन सा? तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत, ब्रिटिश भारत, देशी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र। कौन सा? कमिश्नरी क्षेत्र। इन 3 हिस्सों में बटा था। ठीक है, ब्रिटिश भारत, देशी रियासत और कमिश्नरी क्षेत्र, इन 3 हिस्सों में बटा था। ठीक है, अब देखिए अभी वर्तमान समय में भी बटा है। क्या है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और जो है तो इसी प्रकार जो है उस समय भी विभाजन था। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत के समय, तो उस समय जो है कुल 9 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 9 प्रांत थे। तो ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे। 600 देशी रियासत थे। कितने? 600 देशी रियासत थे। ठीक है, देशी रियासत थे। अब 9 प्रांत थे और 600 देशी रियासत थे। इन 600 देशी रियासत में जब भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ कि 58 पाकिस्तान में चले गए। 58 कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और प्लस 542 देशी रियासत भारत में रह गए। कहाँ रह गए? देशी रियासत भारत में रह गए। तो इन ये जो देशी रियासत थे या प्रांत जो था, प्रांत का विलय तो आसान था, लेकिन देशी रियासत जो थे उनका विलय इतना आसान नहीं था। हालांकि अधिकांश देशी रियासत जो थे वे अपनी स्वेच्छा से भारत में विलय हो गए। अधिकांश देशी रियासत क्या हो गए? स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया, अर्थात विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। अधिकांश स्वेच्छा से। ठीक है,
कुछ जो है थोड़ा सा विरोध के बाद थोड़ा प्रतिरोध किया उन्होंने स्वायत्तता हासिल करने की, लेकिन जो है फिर भी वो जो है भारत में विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत में, या कुछ जो है स्वेच्छा से पाकिस्तान में चले गए। लेकिन कुछ ऐसे देशी रियासत थे जिन्हें भारत में मिलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो वो देशी रियासत कौन कौन थे जिन्हें भारत में मिलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी? तो वो था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो हम बात करें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ ने विरोध किया, तो फिर इसका निपटारा क्या हुआ? जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को क्या किया गया? भारत में मिला लिया गया। अब दूसरा जो मैंने वर्णन किया, हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसने सैन्य विद्रोह कर दिया, सैन्य विद्रोह कर दिया गया, तो फिर इसे सैन्य शक्ति से परास्त करके हैदराबाद को क्या किया गया? भारत में मिला दिया गया। इसे किस प्रकार मिलाया गया? सैन्य शक्ति का प्रयोग करके, सैन्य शक्ति का प्रयोग करके। और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी स्वायत्त रहना चाहता था और वह जो है अंत तक अपने स्टैंड पे बिल्कुल जो है खड़ा था कि उसे स्वायत्त ही रहना है। लेकिन जब इस पे पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला किया, क्या किया? जब इस पे पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला किया, तब इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि उसे भारत में विलय होना है। ठीक है, विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर कर दिया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न अंग बन गया। क्या हुआ? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो इसने क्या किया? अंतोगत्वा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब इस सब का सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि इसकी क्या कहानी है, हैदराबाद की क्या कहानी है, जम्मू कश्मीर की क्या कहानी है। इसके हम अलग वीडियो में देखेंगे, अलग अलग कि किस प्रकार इसका जो है विलय हुआ। ठीक है, तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को मिलाया गया, हैदराबाद को सैन्य शक्ति का प्रयोग करके, और जम्मू कश्मीर अंततः विलय पत्र पर हस्ताक्षर उसने किया। तो जब भारत आजाद हुआ तो क्या किया गया कि 542 रियासत और जो है कुछ प्रांत मिला के टोटल इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितने श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो उन्हें श्रेणियां दी गई, भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य, भाग ग के राज्य, भाग घ के राज्य, यानी क ख ग घ। इन 4 श्रेणियों में क्या किया गया? इन्हें बांटा गया। तो भाग क के राज्य, इसके अंतर्गत जो है असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल आते हैं। कौन से आते हैं? असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि ये सारे जो प्रांत थे वो ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटिश कालीन भारत के समय किस तरह के प्रांत थे। ठीक है, अब ये सारे प्रांत जो थे, ये प्रांत भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आते थे। ये सारे प्रांत, इन प्रांतों पे क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासित प्रांत। ठीक है, और इस पे जो है किसका शासन था? तो इस पे जो है गवर्नर का शासन था। किसका शासन था? ब्रिटिश भारत में इस पे गवर्नर का शासन था, गवर्नर का शासन था। ठीक है, अब अगले उसको देखते हैं कि अगला जो है कौन सा था। अगला है भारत ख के राज्य, भाग ख के राज्य। ख के राज्य के अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्यों के संग राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर एवं कोचीन। ये जो है पटियाला एवं पूर्वी पंजाब,
ठीक है, इसे पेप्सू एस्टेट के नाम से भी जाना जाता था। क्या किस नाम से जाना जाता था? पेप्सू। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, ये क्या था? इसे एस्टेट यूनियन। ठीक है, इसे पेप्सू के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, ये पेप्सू राज्य भी इसी के अंतर्गत थे। तो ठीक है, ये सारे राज्य जो थे, ये ब्रिटिश शासन के समय किस प्रकार के राज्य थे? तो ये सब राज्य जो थे, इन पे जो है विधानमंडल के साथ साथ क्या था? विधानमंडल था ब्रिटिश शासन के समय। विधानमंडल प्लस शाही शासन। विधानमंडल के साथ साथ क्या था? शाही शासन था इन सब राज्यों में। तो इन राज्यों को क्या किया गया? भाग ख के राज्य में राज्य घोषित किया गया। कौन सा राज्य घोषित किया गया? भाग ख के। इनमें विधानमंडल प्लस शाही शासन था। अब आते हैं भाग ग के राज्य। ठीक है, तो अब हम भाग ग के राज्य के अंतर्गत अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा आते हैं। ठीक है, तो इन राज्यों में किसका शासन था? इन राज्यों में, कुछ राज्यों में मुख्य आयुक्त और कुछ राज्यों में शाही शासन था। क्या था? मुख्य आयुक्त और प्लस शाही शासन था। कब? ब्रिटिश भारत के समय। कब? ब्रिटिश भारत के समय कुछ राज्यों में मुख्य आयुक्त और कुछ में क्या था? शाही शासन था। तो मूलतः यहाँ की जो वो थी आपके शासन व्यवस्था, वो केंद्रीयकृत थी। केंद्रीयकृत थी। केंद्रीयकृत का क्या अर्थ होता है? केंद्रीयकृत का अर्थ होता है जब शासन की पूरी बागडोर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो। ठीक है, तो यहाँ का शासन कौन? मुख्य आयुक्त या जो है शाही शासन चलाते थे। अब देखिए, जहां विधानमंडल और शाही शासन है तो दोनों के सहयोग से चलेगा, अकेले तो चलेगा नहीं। ठीक है, अब हम भाग घ के राज्य देखते हैं। तो भाग घ के राज्य के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं भाग घ के राज्य की घ के राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से मुख्य आयुक्त यहाँ के शासन चलाते थे। कौन चलाते थे? मुख्य आयुक्त, जिसे कमिश्नरी प्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करते थे? मुख्य आयुक्त मूल रूप से यहाँ का शासन चलाते थे। अब अगर हम बात करें राज्यों के पुनर्गठन की, ठीक है, अब इससे पहले हमने देखा कि भारतीय राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया वो तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश समय में जिस प्रकार का विभाजन था उसी आधार पे जो है थोड़ा बहुत फेरबदल करके राज्यों का गठन कर दिया गया था। तो चूंकि ये एक जो है अस्थायी व्यवस्था थी, तो हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जिससे कम जो है विवाद हो और भारत के नागरिक उसे सहजता के साथ स्वीकार करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? भाषाई आधार पर, मतलब भाषाई आधार पर नहीं, माफ कीजिएगा, पहला जो है आयोग का गठन किया गया जो इस विषय पे जो है बात कर सके। किस पे? राज्य के गठन के संबंध में जो है बात कर सके। तो ठीक है, तो इसका जो मतलब मेन मोटिव था, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, आधार पर राज्य गठन की मांग को देखते हुए, राज्य गठन की मांग को देखते हुए, भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग को देखते हुए क्या किया गया कि आयोग का जो है गठन किया गया। और किस लिए आयोग का गठन किया गया? ताकि वो इस संदर्भ को समझ सकें कि भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए पहला आयोग था धड़ आयोग। कौन सा था? धड़ आयोग था। इसका गठन जून 1948 में किया गया। धड़ जो थे, वास्तव में ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? यहाँ पे बात हो रही है एस के धड़ की। किनकी? एस के धड़ की। और एस के धड़ कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय
के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। क्या थे? सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर्ड हो चुके थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। कौन? एस के धर। ठीक है, एस के धर क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। यह भाषाई आधार पे, मतलब उसकी जांच के लिए, इसे आप बोल सकते हैं कि प्रथम भाषाई आयोग था। क्या था यह? प्रथम भाषाई आयोग। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, तो अंततः धड़ आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे राज्य का जो है गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पे होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए? इन्होंने भाषा के आधार को खारिज कर दिया। क्या किया? भाषा के आधार को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे नहीं बनना चाहिए। किस आधार पे बनना चाहिए? बनना चाहिए प्रशासनिक कुशलता के आधार पे। आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक कुशलता। ठीक है, तो प्रशासनिक, इन्होंने अपना जो है रिपोर्ट सबमिट कर दिया। इसके बाद जो है फिर से जेवीपी समिति का गठन हुआ। किसका? जेवीपी। अब जेवीपी क्या है? जे स्टैंड करता है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू। उसके बाद जो है वी, वी स्टैंड फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा पी, पट्टाभी सीतार मैया। क्या है? पट्टाभी सीतार मैया। मैया। ठीक है, तीन ठो। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और जो है पट्टाभी सीतार मैया। ये तीनों इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो ये तीनों इस समिति के सदस्य थे। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, तो इनका भी रिपोर्ट लगभग लगभग सेम वही था जो आपका इनका धड़ आयोग का था। धड़ आयोग ने भी कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पे होना चाहिए। और इन्होंने भी लगभग वही चीज कहा। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग, राज्यों के पुनर्गठन की मांग अप्रासंगिक है। क्या है? पुनर्गठन की मांग अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक है। ठीक है, अब देखिए लेकिन इसी समय एक जो है महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या महत्वपूर्ण घटना घटी? तो तेलुगु भाषा को बोलने वाले या तेलुगु भाषा के समर्थकों ने भाषाई आधार पर राज्य की मांग को, राज्य के गठन की मांग को उठा दिया, जिसके लीडर थे पोट्टी श्री रामालू। ठीक है, कौन थे? पोट्टी श्री रामालू। इन्होंने इसकी मांग को लेकर क्या किया? अनशन प्रारंभ कर दिया, आमरण अनशन। और जब तक सरकार इस तथ्य को समझ पाती, इसे रोक पाती, इस स्थिति को हैंडल कर पाती, तब तक क्या हुआ कि पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग, खासकर तेलुगु भाषी लोगों द्वारा काफी हिंसात्मक रूप लेने लगा। और जब यह हिंसात्मक रूप लेने लगा तो अंततः नेहरू जी को इसकी भीषणता समझते हुए आंध्र राज्य के स्थापना की घोषणा करनी पड़ी। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। कब? अक्टूबर 1953 में इसकी घोषणा की गई थी। कब? अक्टूबर 1953 ईस्वी में। ठीक है,
अक्टूबर 1953 ईस्वी में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया कि सबसे पहले पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। क्या की गई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। किसके, फजल अली के नेतृत्व में। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है, या प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें फजल अली के साथ साथ हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कड़ भी थे। कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कड़ भी थे। हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पनिक्कड़। कौन थे, के एम पनिक्कड़ भी इसके सदस्य थे। तो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ उसके सदस्य कौन कौन हो गए, एक तो हो गए फजल अली, दूसरे हो गए हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे के एम पनिक्कड़। और इसका गठन जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है आदेश पे हुआ था। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उस रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद इन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, कि इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद उन्होंने जो उस रिपोर्ट में जो बातें थी, उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन जो होना चाहिए उसका आधार, देखिए राज्य गठन का आधार, यहां ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है, राज्य गठन का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक जरूरत एवं पंचवर्षीय, माफ कीजिएगा यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, और क्या होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना, यही लिख देता हूं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, इन तीन चीजों को आधार बनाया जाए। ठीक है, कौन कौन सा, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक जरूरत और पंचवर्षीय योजना, इन तीनों को आधार बनाया जाए और इसी के आधार पर राष्ट्र का पुनर्गठन किया जाए। तो इसे देखते हुए क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। क्या लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, और इसके द्वारा कुल 14 राज्य, कितने, 14 राज्य, और देखिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो है ये लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह, इनको मिला के कुल जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो कितने, 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब देखिए ये 14 राज्य कौन कौन से थे, ये 14 राज्य थे बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जो है ये 6 जो समूह थे, क्या मतलब केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, एवं लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप होगा यहाँ पे, अमीनी द्वीप द्वीप समूह। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 हो गए। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और इस प्रकार जो है क्या हुआ, राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो आज के वीडियो में हमने राज्य के पुनर्गठन के संबंध में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 2, 3 और 4 की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में।